गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। हमने मोलर कंडक्टिविटी चल रहा था, जिसको अपन लैम्डा एम बोलते थे। ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ये दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण होती है। सबसे पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कल मैं बताया था, वही वापस बता रहा हूँ। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे डिसोशिएट इन देयर आयन इजीली, यानी कि ये अपने आयंस में इजीली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये इजीली दे डू नॉट easily dissociate in their ions। अब देखो, कल एक एग्जांपल लिया था अपन ने यहाँ पे, जब अपन NaCl की बात करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इजीली आपको Na प्लस और Cl माइनस बहुत फटाक से दे देता है, बहुत जल्दी स्पीड से दे देता है, आपको दे देता है ना। लेकिन इधर की तरफ अगर NaCl से अपन थोड़ा हटके जाते हैं, अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते थे एसिटिक एसिड के एक डेरिवेटिव, जिसको अपन बोल देते हैं सोडियम एसिटेट। देखो एसिटिक एसिड होता है, ये मॉडरेट वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मॉडरेट का मतलब ना ही ज्यादा वीक होता है ना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये मॉडरेट होता है। ये क्या होता है, मॉडरेट। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप देखोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था 11th में, उसमें अच्छे से पढ़ चुके हो। इसके लिए अपन डिसोसिएशन वगैरह के कांस्टेंट वैल्यू निकालते थे, के की वैल्यू निकालते थे, याद है। क्योंकि ये इजीली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। ये कल मैंने इतना बताया था, है ना। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। कल वाली चीज ये है, बाकी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अपन इनकी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके आयन के डिसोसिएशन के लिए एक ग्राफ को स्टडी करते हैं। एक ग्राफ की स्टडी करते हैं। उस ग्राफ में क्या होता है, जो आपका वाई एक्सिस है, उसके अपन यहाँ पर रख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे रखते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का रूट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है। ये मैथ वाले अच्छे से समझते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ आपके सामने कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, NaCl का एग्जाम्पल लिया। NaCl क्या है, आपके एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही आप इस NaCl के अंदर थोड़ा सा पानी डालोगे, थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, तो उसमें आयंस बनेंगे, और थोड़ा पानी डालोगे तो और थोड़े आयंस बनेंगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इस बीकर के अंदर जो भी आपने NaCl लिया है, उसमें आप बाहर से वाटर ऐड कर रहे हो। जब थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हुई। क्या आप देखो, ऐसा मान लो कि इस बीकर के अंदर आपने NaCl थोड़ा ज्यादा ले रखा है, मतलब प्योर NaCl ले रखा है, जैसे आपने पानी डाला तो NaCl की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हुई और वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई, ऐसे बोल सकते हैं ना। यानी कि कंसंट्रेशन NaCl तो फिक्स है, लेकिन पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर आप देखोगे कि वाटर जब ऐड होता जा रहा है तो NaCl की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती जा रही है और वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप वाटर ऐड कर रहे हो, वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक ड्रॉप अगर वाटर डाल दोगे तो सारे के सारे NaCl जो भी आपने काफी सारा एक बंच अमाउंट में आपने जो NaCl लिया, वो सारा का सारा तो आयंस में डिसोसिएट होगा नहीं। तो जैसे जैसे आप वाटर इसमें ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे NaCl बनता जाएगा और Na प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत सारे आयन बनेंगे उसके अंदर। ये तो चीज मानते हो ना आप, कि जब आयंस बहुत ज्यादा बनते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है। तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे मतलब एक ग्राफ स्टार्ट होता है, जहां पे एक पॉइंट है जिसको अपन बोल देते हैं ए पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ये आपका कैसा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से अब जैसे स्टार्ट होते हो, ये ग्राफ कंसंट्रेशन इस साइड में चल रही है। आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो ये कंसंट्रेशन का रूट है, इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन की पावर 1/2, मतलब इधर की तरफ बढ़ नहीं रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है। इधर की तरफ क्या बढ़ रही है, आपकी कंसंट्रेशन, जो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, आपका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप यहाँ पे वाटर जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हो, ग्राफ इस साइड में मूव कर रहा है। तो जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो यहाँ से यहाँ यहाँ पे किसी NaCl की कोई यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी थी। जैसे ही आपने यानी कि उसके अंदर मिनिमम अमाउंट के अंदर Na प्लस या Cl माइनस का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उसमें जैसे ही आप थोड़ा सा पानी और डालोगे तो उसके अंदर और आयंस बनेंगे। आयन बनेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आयंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये तो मालूम है ना आपको। मोल्स होते हैं वो आयंस में जैसे जैसे डिसोसिएट होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे कंडक्टिविटी जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे, यानी कि डाइल्यूशन करते जाओगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे उसकी कंडक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है जब भी अपन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसका, जब ये फाइनल मान लो इसकी जो फाइनल इसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो बी तक पहुंच गया ये। तो ये जो ग्राफ होता है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये किन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने एक NaCl का एग्जाम्पल ले लिया। क्या ये चीज समझ में आई आपको। इस ग्राफ को ऐसे नहीं पढ़ना है कि इधर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे डिक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनिशियली। उसके बाद में तो काफी कुछ चेंज आ जाता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या, डाइल्यूट कर रहे हो उसको, पानी ऐड कर रहे हो। यानी कि शुरू शुरू में आपके NaCl यहाँ पे प्योर था, यहाँ पे NaCl क्या था, प्योर। जैसे आपने पानी ऐड किया तो उसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस बने। Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि कंडक्टिविटी थोड़ी ऊपर गई। यानी कि जैसे ही आपने उसमें वाटर ऐड किया या जैसे ही उसके अंदर आपने डाइल्यूशन स्टार्ट किया तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी ऊपर गई, मतलब लैम्डा m की वैल्यू
आपकी इस तरफ रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके मोलर कंडक्टिविटी को। यानी कि आयन बनेंगे तो ही तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप पानी ऐड करते रहे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको क्या बोली मिलती रही, उसमें इंक्रीमेंट मिलता रहा आपको। रिपीट कर दूं? पूरा NaCl बन जाएगा तब, तब क्या कुछ नहीं होगा, आगे बताऊंगा ना। अभी तक इतना समझ आया क्या आपको? देखो, एक बीकर ले लिया आपने, आपने क्या ले लिया, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर आपने प्योर NaCl ऐड कर रखा है। अब NaCl ऐड कर रखा है और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड डाल दिया और कहते हो कि करंट लगाओ। अब उसके अंदर क्या करंट स्टार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस ही नहीं है। आपको मालूम है बिना आयंस के मूवमेंट के या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के करंट फ्लो नहीं होता। तो आप उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा एक पोलर सॉल्वेंट डालोगे। अपने लिए पोलर सॉल्वेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सबके सबके पास होता है, पानी। अपन उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। पोलर का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। वैसे आप ऐसे मान लो कि NH2 होता है, वो आपके लिए पोलर सॉल्वेंट होता है। वो क्या करता है, NaCl के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब आपने एक एक ड्रॉप और ऐड कर दी तो और थोड़ा सा NaCl होगा, वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। यानी कि ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे उस NaCl के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितना भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन वाले सोडियम और क्लोराइड आयन है, वो पूरा एक लेटिस बना रहे हैं। जो सॉलिड आपका NaCl है, वो पूरा का पूरा आपके आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और जब आप देखोगे कि आपने खूब सारा वाटर आपने ऐड करके उसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, तो आपको मालूम है कि जब Na प्लस और Cl माइनस यानी आयंस की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, तो वहां पे कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही। ये तो मालूम है ना आपको। तो ये यहाँ पे लैम्डा एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलर कंडक्टिविटी को। यानी कि ऐसे मान लो कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी मतलब अपन मोल्स की बात कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं। तो आप जैसे ही इसके अंदर पानी ऐड करते जाओगे, किसमें? NaCl में। जैसे वाटर ऐड किया, उसके अंदर आयन बने, आयन बनते ही उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ये यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है? यहाँ पे मान लो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जब यहाँ पे वाटर था, तो यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल्स कितने ऐड किए यहाँ पे। ऐसे मैं यूं ही बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने ऐड किए थे? 0। वैसे इसको ग्राफ के अंदर कंसीडर मत करना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और जैसे ही आपने 10 ड्रॉप आपने वाटर की और ऐड करती, तो वाटर ने क्या किया, उसके Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन ज्यादा कर दिया ना। तो जैसे Na प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो आपको मालूम है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने ऐसे करके करके 20 30 ऐसे करके आपने 40 ड्रॉप्स आपने ऐसे वाटर की ऐड कर दी। तो वाटर ने क्या किया, सारा वाटर जो भी है वो पूरा का पूरा NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आपने देखा कि जब इतना वाटर आपने ऐड कर दिया, इतनी ड्रॉप्स आपने वाटर की ऐड कर दी, तो आपने देखा कि NaCl था, उसका सारा का सारा NaCl वो था, वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो आपने देखा कि पूरे आपके बीकर के अंदर खूब सारा Na प्लस और Cl माइनस इकट्ठा हो गया। तो जब आपने देखा कि आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो वहां पे करंट फ्लो स्टार्ट होना, बहुत ज्यादा स्पीड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या इस चीज से समझे आप? इसको आपको ग्राफ में कंसीडर नहीं करना है। आपको तो मैंने समझाया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो आप देखोगे कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी। उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है? लीनियरली इंक्रीज क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। क्या प्रॉब्लम? ध्यान देना, इस ग्राफ को थोड़ा रीड करना है तो इस तरह से करना है। यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़ना शुरू कर दो कि सर इस तरह से तो कंसंट्रेशन यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी घट रही है। घट नहीं रही है, आपको इस तरह से इधर की तरफ रीड करना है, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है, उल्टा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, लिख लिया? आगे चले, साथ साथ लिख लिया करो ना।
एवरेज मान लो आप के एवरेज मतलब कोई चैप्टर बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, तो आप 10 लेक्चर का एक चैप्टर मान लो, आपके 10 लेक्चर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कितने दिन लॉकडाउन रहता है उस हिसाब से आप देख लो, पर मंथ आपके मिनिमम 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए लेकिन मिनिमम 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ऑफलाइन क्लास होती है थोड़ा स्पीड से चल सकते थे, अब ऑनलाइन में चल नहीं पा रहे। ओके, नेक्स्ट करें। अब अगर बात आ जाती है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब इसी के नीचे आगे नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैं एग्जांपल लेता हूं एसिटिक एसिड का। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। विनेगर बोलते हैं ना आप ना, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब कुछ एक ही होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब इस एसिटिक एसिड का आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड आपके इक्विलिब्रियम फेज में भी रहता है। ये आपके CH3COO माइनस और H प्लस की फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से करता है, यानी कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनता है वो वापस इधर की तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये इतना वीक है कि आयंस में ब्रेक होना ही नहीं चाहता, है ना। लेकिन आप देखोगे कि आप जैसे ही किसी बीकर के अंदर, यानी आपने एसिटिक एसिड का अगर एग्जांपल नहीं लिया है तो आप उस एसिटिक एसिड को पोटास एलम से भी कंपेयर करके देख सकते हो। अपन को पढ़ना एसिटिक एसिड ही है, लेकिन मैं पोटास एलम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग सब लोगों ने इसको देख रखा है या यूज कर रखा है। वही फिटकरी जो सेविंग वगैरह करते हैं तो लगाते हैं बाद में, जो कट वगैरह लग जाता है उसके ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो आपने देखा होगा उसको वाटर के अंदर जैसे ऐड करते हैं तो इजीली आपके आयंस में ब्रेक नहीं होता, मतलब वो जल्दी से घुलता नहीं है, आपने देखा होगा, है ना। देखा है ना, फिटकरी देखी है ना, पोटासियम जो आपके पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होती, वो वही सिस्टम आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है कि जब आप इसके अंदर एसिटिक एसिड ले रहे हो, एसिटिक एसिड ले रहे हो और उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, जब शुरू शुरू में एक ड्रॉप ऐड करोगे ये तो टस से मस नहीं होगा। ये क्या होगा, टस से मस नहीं होगा, ये तो क्या, मैं तो आयन में ब्रेक नहीं होऊंगा। आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर दोगे, थोड़ा सा और ऐड कर दोगे, तो भी डिसोशिएट बहुत, मतलब होना भी होगा तो बहुत, जितना उसको होना चाहिए था NaCl के कंपेरेटिवली उतना होता ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे पानी ऐड करते रहते हो, एंड ऐड करते रहते हो, ये तो टस से मस धीमे धीमे, इसकी तो ऐसे चल रहा है कि कोई गाड़ी धीमे धीमे इंजन खराब होया है, वैसी बात है कि बहुत धीमे 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 इसका थोड़ा बहुत, अगर कभी कभी आयन बनने भी शुरू हो गए तो आपने पानी तो खूब सारा डाल दिया, बाल्टी पर डाल दिया, लेकिन आयन तो बने ही नहीं, थोड़े से बने। फिर आप थके आ रहे, आपने क्या किया, आपने मतलब 4-5 बाल्टी पानी डाल दिया, तब देखो अब कहाँ जाएगा, अब तो सारा का सारा डिसोसिएट होना ही पड़ेगा, जाएगा कहाँ पे, है ना। तो इसका जब ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। मान लो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका ए पॉइंट है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है ना, ये शुरू शुरू में ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, फिर एकदम से ऐसे बढ़ जाता है। इसको थोड़ी लाइन को थोड़ा इस तरह से कर लो, क्यों बढ़ जाता है वो बताता हूं मैं आपको। आप इस चीज को समझ रहे हो ना। मान लो ये यहाँ पे आपका बी पॉइंट आ गया। शुरू शुरू में क्या होता है, आप जब वाटर ऐड कर रहे हो तो इस CH3CO यानी कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होना बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर एसिटिक एसिड तो ऐसे लगता है कि उस कंटेनर के अंदर बचा ही नहीं, सारा का सारा जो है वो सारा का सारा पानी ही है। अब एक ही आदमी जो मतलब है उसको काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लेगा, अब तो वो क्या करेगा, अब उसकी स्थिति ये है कि अब उसको ब्रेक होना ही पड़ेगा। कब होना पड़ेगा, जब वाटर की कंसंट्रेशन हद से ज्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए, ये ध्यान रखना, एक्सेस में हो जाए, यानी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल थे वो हद से ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिए और एसिटिक एसिड को ब्रेक होना ही पड़ा। यानी कि एसिटिक एसिड, यानी कि जो एसिटिक एसिड है उसका जब इनिशियल आप उसका ग्राफ स्टार्ट करते हो, देखते हो कि जैसे जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए यानी कि डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया है, तो आप देखो हल्का सा इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। पानी को इतना सारा डाल दिया, यहाँ से स्टार्ट किया आपने वाटर का ऐड करना, यहाँ से यहाँ यहाँ तक आए तो आपने देखा वो बहुत माइनर सा इसके अंदर प्री एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हुआ।
और लेकिन यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन आई, यहाँ मान लो यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन आई, इस जगह कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर तो आपके एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 100% थी, यानी कि कंटेनर के अंदर सिर्फ आपके एसिटिक एसिड था, लेकिन आपने इतना सारा पानी ऐड कर दिया। आप कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर वही बात है कि समुद्र के अंदर एक लोटा भर पानी जो एक लोटा भर के कुछ पानी निकालो तो वो आपका एसिटिक एसिड है, बाकी सारा का सारा वाटर है। यानी कि बहुत कम अमाउंट के अंदर तो आपका वो एसिटिक एसिड बचा है, बाकी सारा का सारा क्या है, वाटर है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन, यहाँ से या यहाँ तक जो भी होता है, इस एरिया के अंदर जो भी आपका एसिटिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल हो चुकी है। यानी कि जो भी है वो क्या है, सारा का सारा वाटर है। तो वाटर ने अब क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा भी अगर बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो एसिटिक एसिड का प्री एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है आयंस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर एक ये वाली जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया, इस एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर वाटर ड्रॉप पे भी आपका क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा था, आयंस का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन आपने देखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत बड़े एरिया तक तो इसने कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। लास्ट में इसने खूब सारा वाटर जो ऐड कर दिया, इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो के आसपास पहुंच गई आपके एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। बिल्कुल जीरो तो नहीं होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आयंस का मैक्सिमम यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस ग्राफ से आपको एक चीज लग रही होगी कि एसिटिक एसिड का जब मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि एक लिमिट तक, जितनी लिमिट होनी चाहिए थी, जितनी हद होनी चाहिए उस लिमिट तक आपने उसका डाइल्यूशन कर दिया, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे मेरे को आप एक बात बताओ, क्या इसकी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी या कम? ग्राफ को देख करके बताओ आप। मोलर कंडक्टिविटी मतलब इसके अंदर करंट का जो फ्लो है वो NaCl के कंपेरेटिवली ज्यादा होगा या कम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी या वीक इलेक्ट्रोलाइट की? ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है, ज्यादा किसकी होगी? वैसे लिखो कि स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी, वीक की ज्यादा होगी। क्यों होगी? जो भी आप अपना आंसर दे रहे हो उसका रीजन बताओ आप। H2O ज्यादा है तो उससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा आंसर के पास में हो, लेकिन होगा क्या उससे? ग्राफ तो आपको लीनियर आयन लीनियर आयन बन रहे हैं, लीनियर आयन थोड़ी ना बनते हैं, लीनियर तो ग्राफ है। लीनियर आयन क्या होता है? लीनियर तो ग्राफ है। सोचो, भगवान ने दिमाग दिया है। घर पे दादा दादी है ना, उनको पूछना, वही बता देंगे। वीक में डाइल्यूशन ज्यादा होता है तो चलो मैं बताता हूं। देखो, कंडक्टिविटी के लिए या मोलर कंडक्टिविटी की जो भी आप बात कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी मेनली किस चीज पे डिपेंड करती है? आप उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, होगी। ग्राफ को एक बार छोड़ो, बेसिक सोचो आप, ये ग्राफ में मैं समझाऊंगा आपको। आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आपको खूब सारे सॉल्ट के आयन चाहिए, तो आपने उसके अंदर पानी ऐड किया। अब जैसे आप उसके अंदर पानी ऐड करोगे या वाटर आप उसके अंदर जैसे ही ऐड करोगे तो उसके अंदर आयंस बनेंगे, है ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने कम पानी ऐड किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने क्या किया, मैक्सिमम वाटर ऐड किया ना। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एक छोटे से कंटेनर में, यानी कि दोनों के कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मॉलिक्यूल कम है और नंबर ऑफ आयन, सॉल्ट के जो आयंस हैं
वो मैक्सिमम है। अब आप उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रोड ऐड करोगे और करंट पास करोगे तो आपको मैक्सिमम उस पर्टिकुलर एक वॉल्यूम वाले एरिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे कंटेनर के जिसमें एसिटिक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो आप देखोगे कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, जबकि सॉल्ट के आयन तो वहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एरिया के अंदर सॉल्ट के आयन तो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो आपको कंडक्टिविटी के लिए चाहिए क्या, आयंस। उसके अंदर तो सारा का सारा पानी भरा हुआ है थोड़ा सा आपको उसके अंदर आयन है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस है और वीक वाले के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ आयंस है। तो वो कम नंबर वाले आयन होंगे, वो आपकी कंडक्टिविटी कितनी देर बताएंगे आपको, बताओ। और स्ट्रॉन्ग वाले तो आपको उसके अंदर खूब सारे आयन से आयन पड़े हैं, जब तक उसके अंदर आयन पूरे के पूरे यूज नहीं आएंगे तब तक वो कंडक्टिविटी शो करता रहेगा, है ना। समझ रहे हो ना, समझे इस चीज को। मैं इस ग्राफ को भी समझाऊंगा, ग्राफ में क्या है, ग्राफ में अलग लोचा है वो बताऊंगा आपको। अब देखो, एक साइंटिस्ट था, कौन था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी बाई हक्कल ऑनसेगर। दो साइंटिस्ट थे, डी बाई और हक्कल, डी बाई हक्कल ऑनसेगर। उन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी तो कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर लिया, आपने ग्राफ देखो, दीक्षित क्या बोल रहा है, लिखो नेम। हाँ नाम लिख रहा हूं, अरे मैं सब बता दूंगा आपको। डी बाय हक्कल ऑनसेगर, इसने यहां पे क्या बोला, डी बाय हक्कल ऑनसेंगर, ये दो साइंटिस्ट थे। ये डी बाय अलग था, डी बाय हक्कल एक था और ऑनसेगर अलग था। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक चीज देखी, ऑब्जर्व की, कि जब आप डाइल्यूशन स्टार्ट करते हो, डाइल्यूशन स्टार्ट करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे डाइल्यूशन आपने इतना कर दिया कि वहां पे आयंस बचे ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम नंबर सॉल्ट आपका बचे ही नहीं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस उसके क्या हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्ट के जो सॉल्ट है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखोगे जो ग्राफ है ना, मैंने यहां तक लाके लो छोड़ दिया, मैंने इसको पूरा का पूरा वाई एक्सिस के ऊपर अटैच नहीं किया। इस चीज को किसी ने ऑब्जर्व किया, मैंने इसको पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे, मोलर कंडक्टिविटी को पूरा का पूरा यहाँ पे ले जाके मतलब ऐड नहीं किया वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये जो भी ऑब्जर्वेशन करते थे ना, ये मैक्सिमम डाइल्यूशन पर करते थे। लेकिन इन्होंने क्या क्या कहा कि अगर हम इसका डाइल्यूशन और ज्यादा कर दें तो क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो लीनियर एक्सपोनेंशियल, लीनियर जो ग्राफ था, लीनियर ग्राफ को इन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियली थोड़ा पीछे की तरफ इंक्रीज किया और इन्होंने बता दिया ऐसे ही, मतलब हाइपोथेटिकल ये था, हाइपोथेटिकल ये था कि जब आप यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन कर दो, किसी भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर आप यहाँ पे जीरो कर दो और उसके अंदर सारा का सारा आपने वाटर डाल दिया, यानी कि इस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको एक नाम और भी देते हैं और उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, मतलब उसके अंदर इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि घर का सारा पानी खत्म कर दिया। समझ रहे हो ना आप, यानी कि इन्होंने इसी ग्राफ को, मतलब आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप इसको, कि आप उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दो। इनफाइनाइट का मतलब उसके अंदर सारा का खूब इतना पानी डाल दो कि जो सॉल्ट है उसके आयन बचे ही नहीं। लेकिन ये आपके एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर आयन तो होंगे ही होंगे, आप चाहे कितना ही पानी डाल दो, आप दुनिया का सारा पानी ला के डाल दो, लेकिन उसके अंदर Na+ और Cl- तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जीरो कर दो, यानी कि मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दो। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन पर इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर मोलर कंडक्टिविटी, या इसको कई बार आजकल नया इसको एक वर्ड दे देते हैं जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि आप उसके अंदर हद से ज्यादा डाइल्यूशन करके कितनी मोलर कंडक्टिविटी उसके अंदर जनरेट कर सकते हो। तो ये डी बाय हक्कल ऑनसेगर ने तो ये चीज कैलकुलेट कर ली। लेकिन बात आई वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब ग्राफ देखा तो ग्राफ तो इस तरह से यहाँ से प्री एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया। अब इसको तो आप एक्सपोनेंशियली पीछे की तरफ कितना इंक्रीज करोगे, यहाँ से कितना इंक्रीज करोगी तो पता नहीं कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, बोर्ड से बाहर चला जाएगा, या मतलब इसको वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लग रहा है ना आपको कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एक लीनियरली है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो तो यहाँ तक हाईएस्ट इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो सकती है ना। लेकिन आप जब स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देखते हो कि ये तो वाई एक्सिस के आसपास ही नहीं भटकते, ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल चलता है बस। आप इसके लिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल समझते हो। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? क्या ये चीज समझ में आई आपको? क्या ये चीज समझ में आई आपको? ओके ओके। तो जो ये वीक इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये साहब आ गए थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या करें? वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइट को क्या करना पड़ा, दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेनी पड़ी, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बस वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ी, कुछ एक जो आपकी स्पेशल वैल्यू होती है उनकी, कापा की वैल्यू वगैरह, वो कापा की वैल्यू यानी कि, या ऐसे बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू आप ले लेते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स काफी सारे होते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ले लेते हो, उनका जोड़ तोड़ करके आप बस ऐसे ही थ्योरेटिकल आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो। एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे मान तो सकते हो कि लीनियरली बढ़ रहा है या आखिरकार जाके यहाँ तक आके एंड हो जाएगा, इससे ज्यादा तो ये नहीं होगा ना। तो आप इसका तो एक्सपेरिमेंटली तो वैल्यू इसका तो अपन एक्सपोनेंशियल पीछे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसका इसका तो कर नहीं सकते। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनके लिए एक साइंटिस्ट आया, वो उसका नाम क्या था, कोलरास, कोलरास लॉ। इसने एक लॉ दिया था, कोलरास लॉ। कोलरास जो लॉ था वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल था, ध्यान रखना। इसी ऊपर लिख दिया क्या? चलो नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, कोलरास लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि कोलरास ने अपना एक लॉ दिया, किसके लिए? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का इसने यहाँ पे यूज नहीं किया, इसने तो बस क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काफी सारे ले लिए, उनकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज ले ली, उनका प्लस माइनस करके इसने क्या किया, एक थ्योरेटिकल डाटा सबको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि एक्सपेरिमेंटली तो ये किसी टाइप से वैल्यू ये निकालना मुश्किल है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुश्किल होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप सोचना मतलब ये एक तरह का पाप है कि सोचो ही मत। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ हेल्प लोगे और उनकी कैलकुलेशन करके थ्योरेटिकल डाटा को यूज करके आप उसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैलकुलेट कर लोगे। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस ग्राफ को पढ़ना यूं है, कई लोग इसको पता नहीं किस तरह से पढ़ते हैं। नो सर, मतलब समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ओ प्रॉब्लम नहीं है, कभी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती। घर पे दादा दादी है ना, उनसे पूछना आप कि क्या कंसंट्रेशन जीरो कर सकते हैं, मेरे को ये बात बताओ। आप खुद सोचो, आपको भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मेरे को खुद बताओ कि क्या ऐसा कोई कंटेनर आप लो जिसके अंदर आप जो भी सॉल्ट ले रहे हो उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको जीरो करनी है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, 0.00000 करके कुछ ना कुछ आगे की तरफ वैल्यू जरूर मिलेगी, पूरा जीरो तो कभी नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, देखो रोहित वगैरह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो जीरो तो किसी हालत में नहीं होगी, आप चाहे कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप उसके अंदर आपने अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी सॉल्ट डाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, तो आप वाटर चाहे दुनिया भर का पानी लाके उसके अंदर ऐड कर दो, लेकिन वो पर्टिकुलर जो सॉल्ट है उसके आयन तो रहेंगे ही ना, उसकी कंसंट्रेशन तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती ना।
हो सकती है क्या? ये चीज है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये इसीलिए डॉट डॉट करके बनाया है क्योंकि ये खुद भी थक गए थे कि हम भी जीरो कंसंट्रेशन कर नहीं सकते, ये खुद भी थक गए थे, ये साइंटिस्ट खुद भी थक गए थे, है ना? और अपन तो इनसे बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे, हम तो जीरो कंसंट्रेशन कर देंगे। कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम लेके पढ़ाऊंगा कि दिस इज द लॉ ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा। मैं इसलिए नहीं लूंगा कि डिमोरलाइज हो जाते हो रे, तुम सेंसिटिव हो, पता नहीं, टेंशन हो जाती है कि सर ने हमारा नाम ले लिया इतने बच्चों के बीच में। समझ गए आप? वेरी गुड, दांत निकाल रहे हैं सबके सब। चलो आगे देखें, हटा दूं मैं इसको? ओके, इसके नीचे इसके थोड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह लिखेंगे अपन। लिखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, छोटा सा हेडिंग इसी के अंदर, ये जो आप पढ़ रहे थे ना अभी, मोलर कंडक्टिविटी का आप रिलेशन डाइल्यूशन पर, तो उसी के अंदर है, छोटी सी हेडिंग लगाइए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ concentration, effect of concentration on the conductivity, on the conductivity। दिखाई दे रहा है ना? चलो देखो, बोर्ड पे तो मैं बिल्कुल सीधा लिख रहा हूँ, इसमें पता नहीं ये थोड़ा सा हो जाता है टेढ़ा। चलो, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, आपने सब कुछ समझ रखा है, मैं वो चीजें आपको लिखवा रहा हूँ। इंक्रीज डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिखो, of strong electrolyte linearly increased, linearly increased, linearly increased, but in weak electrolyte, pre-exponential increased, pre-exponentially increase, pre-exponential मतलब ऐसा ग्राफ जो मतलब ऐसे, वो जो होती है ना ग्राउंड के अंदर जो फिसल पट्टी, वैसे, है ना? लीनियरली प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। सेकंड लिखिए आप इसके अंदर, सेकंड लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वैसे आपको बस एक फॉर्मूला, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपका, इसके अंदर कोई भी यूज का ही नहीं है, बस मैं तो यूं ही बता रहा हूं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन observed by टू, ऐसे लिख दो सीधा ही, बाय डी बाय हक्कल ऑन सेंगर। इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला दिया था, इन्होंने क्या दिया था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर आपको इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी
एट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ डाइल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू आपको रखनी है। जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करोगे तो डी बाई हक्कल ऑन सेकंड ने एक इक्वेशन दे दी कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, जबकि आप उसकी लीनियरली जो आप उसको पीछे की तरफ ऐड करोगे, आप उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करोगे, और बी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, सी आपकी कंसंट्रेशन होती है, बी आपका क्या होता है ऑन सेकर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं डी बाई हक्कल, डी बाई हक्कल ऑन सेंगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, सी आपकी कंसंट्रेशन होती है, और लेमडा नॉट आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, और ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया ही नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा अपन उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी बीच का जो पॉइंट होता है वहां पे आप जो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हो वो किसी भी कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट करते हो, ये आपने खूब सारा पानी ऐड कर दिया वो है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपकी कंसंट्रेशन होती है, बस ये एक फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव कर दिया था, और उससे अपन को क्या हमको उसने क्या बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना बताया था, ये आपको ध्यान ज्यादा नहीं रखना, बस इस फॉर्मूले को याद रखना, आप कभी भी छोटा मोटा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। ओके, हटा दो इसको, नेक्स्ट लिखिए आप, जल्दी लिखो इसको। जल्दी लिखो। ओके, थर्ड जो पॉइंट है अपना वो है, थर्ड पॉइंट लिखिए अपना, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको आप क्या बोलते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको आप क्या बोलते हो लैम्डा एम नॉट, मालूम है ना, दिखाई दे रहा, वेरी गुड। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, अब देखो यहां पे एक्सपेरिमेंटली वर्ड तो लिख रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी ऐड करके अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालते हैं, आपको मालूम है कि कभी भी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है, यहाँ पे अपन बी तक लाके छोड़ देते हैं, फिर पीछे की तरफ अपने को बढ़ाना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं कर सकते कि अपन उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो कर दें, बस ये है कि लीनियरली है तो उसको हाइपोथेटिकल अपन पीछे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं, अपन उसको बोल देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, आप इस चीज को समझ चुके हो ना लिखना पड़ता है, क्योंकि लीनियर वैल्यू है तो वहां पे इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल ली उन्होंने, मान लिया जाता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग अबोव इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है डी बाई हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन, बट बट इन but the molar conductivity at infinite dilution, but molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी इस वर्ड के अंदर कंफ्यूज मत होना, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इस वो मैंने लिखवा दिया था अभी आपको, और इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be determined by
कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एबो इक्वेशन। ठीक है ना। thus we use Kohlraasch law for this problem, for this problem। इस अपन क्या करते हैं, कोलरास लॉ का यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कोलरास ने क्या किया, कोलरास ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपको मैंने बता दिया, कोलरास ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कोलरास ने बस क्या किया, कुछ डाटा उठाए और उन डाटा का यूज करके उसने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अपनी है कोलरास लॉ। हटा दूं मैं इसको, लिख लिया हो तो। थियोरेटिकल पोर्शन ये वगैरह ये इतने एग्जाम में नहीं आते, बस ये तो आपकी पढ़ने के लिए हैं, है ना। इनको ऐसे नहीं रटने बैठ जाओ, ये तो बस समझी हुई चीजें हैं, उन्हीं को बस अपन ने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं। ठीक है। कोलरास लॉ, कोलरास लॉ। अब देखो, आपने देखा होगा, पहले थोड़ा सा इसलिए इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, मैं फिर समझा देता हूं। आप एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन at infinite dilution where inter-ionic interaction inter-ionic interactions between ions are absent। एब्सेंट का मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है, आपने देखा होगा। ये पहले लिख लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। आर एब्सेंट एंड आयंस फ्रीली माइग्रेट, एंड आयंस फ्रीली माइग्रेट्स। आयंस क्या होते हैं यहां पे, फ्रीली माइग्रेट करते हैं। The molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte is the sum of molar conductivity at infinite dilution of their cation and anions। आप देखोगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब उसकी मोलर कंडक्टिविटी अपन कैलकुलेट करते हैं तो उनमें कुछ आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कुछ आयंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और उनके आयंस का जो चार्ज या उनके आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो उनका जो सम होता है वही आपकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके लिए अपन आप देखोगे ये एक फॉर्मूला है,
मैं यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ कि अपन यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड को जब आप ब्रेक करते हो, मैं यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं भी लिख के अपन को सीधा एरो ही बना देते हैं। अपन को क्या इक्विलिब्रियम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, तो सिर्फ अपन को एरो की बात करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की बात करनी है। प्लस एच प्लस ये बनाता है। तो आप कहोगे कि इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो आपको मालूम है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। इनकी अगर आपको कहीं से भी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए तो इनको आप ऐड, इन्हीं के आपको सेपरेटली अगर इनकी मोलर कंडक्टिविटी कहीं से मिल जाए तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको निकल जाएगी। इसके सामने यहाँ पे म्यू प्लस और यहाँ पे म्यू माइनस लिखा जाता है। ये म्यू प्लस और म्यू माइनस क्या है, स्टोइक्योमेट्री ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये क्या है आपकी स्टोइक्योमेट्री। आप इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों को स्टोइक्योमेट्री ऑफ कैटायन। अगर मैं म्यू प्लस की बात कर रहे हो तो म्यू प्लस क्या है आपका कैटायन एंड एनायन। कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बड़ा चढ़ा के बुक्स के अंदर लिखा जाता है और कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लिखा होता तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई करते और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई 2 3 4 एस प्लस निकल रहे होते तो आप जो भी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आप एनायन की ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिख रखा है, तो आप मान लो रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव ही है, ऐसे मान लो ये वाली वैल्यू इसके लिए है, ये वाली वैल्यू इसके लिए, घूम फिर के प्लस माइनस तो सेम ही आएगा। इस चीज को समझ गए आप, इस चीज को समझ गए आप, इस चीज को समझ गए आप। कुछ नहीं है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, क्योंकि देखो नॉर्मल डाइल्यूशन पर तो निकलेगी नहीं इसकी टोटल आपकी मोलर कंडक्टिविटी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको मालूम है इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको कोई थ्योरेटिकल डाटा कहीं से दे दे कि इसकी मोलर नेगेटिव चार्ज की आपकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और पॉजिटिव चार्ज की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आपको कोई दे दे, तो आप क्या करोगे, मेरे को इसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास में जो भी थ्योरी पड़ी है, थ्योरेटिकल मेरे पास जो भी डाटा है उनको मैं ऐड कर दूंगा, मेरे को इसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी। मेरे को इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, बस और कुछ नहीं है। इनके आगे जो भी स्टोइक्योमेट्री लिखी हुई है, जैसे मान लो इसकी अगर कोई कंडक्टिविटी एक्स लिखी हुई है और आगे की तरफ कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, यही है बस, म्यू प्लस और म्यू माइनस, और कुछ नहीं है। क्या ये समझ में आ गया आपको? अरे आप कंफ्यूज कर देते हो, कभी नो नो सर करते हो तो नो वर्ड है ना, ये नो वर्ड ऐसा लगता है कि तुमको समझ में नहीं आया, ऐसा कह रहे हो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। चलो अब 5 मिनट ही रहे हैं, आगे कोई क्वेश्चन तो करना था लेकिन कर नहीं पाएंगे। आप इतना पढ़ के आना। अब चैप्टर अपना लगभग फिनिश की तरफ ही है, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, पूरा कर देंगे, फिर बाद में अपन थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे और आप चाहोगे तो आपकी क्लास 1.5 घंटा और कर देंगे। क्या यहाँ पे आप एग्री हो क्या? 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, मेरे को भी फिर जाना पड़ेगा ना वहाँ पे, इसलिए मैं तो यहाँ से क्लास लेता हूँ, मेरे को फिर दिक्कत आ जाती है ना, मैं बोल नहीं सकता कि मैं, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो है ना, इसलिए। क्या 1.5 घंटा कर दें आपकी क्लास? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपकी क्लास 1.5 घंटा कर दें? नो नो नो, क्यों भाई? देखो एक जना यस बोला है, लक्षिता वेरी गुड। देखो ये मयंक, महक महक, क्यों रे इतना क्या जोर आ रहा है रे? आकाश तू बोल रहा है नो? एज योर इच्छा। मेरी इच्छा तो मैं 4 5 घंटे लूंगा, ले लोगे?
देखो इवनिंग टाइम में तो मैं खुद नहीं रख सकता, मैं तो रात को 11 बजे तक बिजी रहता हूँ, इसलिए इसलिए तो मैं सुबह की क्लास आपकी 9 बजे रख रहा हूँ। कोई नेट खत्म नहीं होता। ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर मिनिमम आपके डाटा कंज्यूम होता है, बहुत कम। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना, कल सुबह सुबह बैठना, नेट कितना यूज आता है पूरी क्लास में, फिर बाद में आप देखना उसी टाइम क्लास खत्म हो तब कि कितना नेट आपका यूज आया। हाँ देखो, लक्षिता को बहुत ज्यादा टेंशन है, ये कह रही है कि सर जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, हमको बाद में रिवीजन भी करना है। हाँ, वाईफाई लगा दूंगा घर पे। वाईफाई क्या लगा दूं तुमको, तो मैं बस एग्जाम भी तुम्हारा मैं ही दे दूंगा। हाँ यस, दे दूं एग्जाम। अरे 10th पढ़ने के बाद में इतने क्या रे, तुम आलसी हो गए रे, हैं? 11th में मजे मजे में निकल गई। हाँ वही तो कह रहा हूँ लक्षिता, ये आधा घंटा ही तो एक्स्ट्रा है, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ता है? फिर धीमे धीमे आधे घंटे का 1 घंटा कर दूंगा मैं। हाँ। जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना, तो वो 2-3 घंटे नहीं देखते, है ना? मेरी क्लास में नींद आने लगती है। चलो ठीक है, आपकी इच्छा। क्यों नहीं सुनेंगे आपकी, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भाई। हाँ बोलो लक्षिता, बोलो। धमकी। हाँ अभी थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो मैं वैसे ही आपको ये बेवकूफ बना बना के क्लास एक्स्ट्रा कर दूंगा। बच्चों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। ये लिख लिया तो मैं हटा दूं, एग्जिट कर दूं, मेरे को भी जाना है। हाँ बेटा, करना तो पड़ेगा ही। टाइम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जाओ सर, आप जाओ, चलो जाता हूँ रे। ओके।